नमस्कार प्यारे बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर 7 चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में आप पढ़ चुके हो परमाणु आकार क्या होता है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। हम 1 मिनट के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश की चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे के टॉपिक को देखेंगे, क्योंकि जिन बच्चों को प्रभावी नाभिकीय आवेश नहीं पता है उन्हें इस चैप्टर में कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश को देख लीजिए आप एक बार। जैसे ये आपका परमाणु है, नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर जो प्रभाव होता है उसे बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब अगर ये दूरी बढ़ती जाएगी, अगर आकार बढ़ता जाएगा परमाणु का, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसे प्रदर्शित करते हैं जेफ से, प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या आएगी, कमी आएगी। अगर दूरी बढ़ेगी तो इसका इस पे प्रभाव कैसा होगा, कम होगा, और दूरी अगर घटेगी तो इसका इस पे प्रभाव बढ़ेगा। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता, प्रभावी नाभिकीय आवेश व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/, परमाणु आकार। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि परमाणु आकार या त्रिज्या, तो याद रखो त्रिज्या बढ़ेगी तभी तो आकार बढ़ेगा और त्रिज्या घटेगी तभी आकार घटेगा। जो काम त्रिज्या के साथ करेगा वही कार्य किसके साथ करेगा, परमाणु आकार के साथ। तो इससे ये निष्कर्ष ये निकला कि अगर जेफ बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, तो परमाणु का आकार हमेशा घटेगा। तो अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा तो परमाणु का आकार हमेशा बढ़ेगा। ये निष्कर्ष निकलने के बाद अब हमें देखना है कि आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त में परमाणु आकार में परिवर्तन। तो लिखने से सबसे पहले वर्ग, जब वर्ग को लिखेंगे तो वर्ग में लिख लेते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। ठीक, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, लिथियम इसका ए यहाँ पे लिखें 3, यहाँ पे लिख रहे हो गया 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं आता है उन्हें मैं इस वीडियो में थोड़ा सा समझा रहा हूँ, और जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आता है वो वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहला काम करना है सारणी को दिमाग में रखना। सारणी को याद नहीं करना है, मैं जैसे बनाने का तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से सारणी को बना लीजिए फटाफट 1 मिनट में। देखिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 8 तक गिनती लिखी। उसके बाद पहली वाली लाइन में हर अंक के आगे बढ़ा दीजिए एस। क्लियर हो गया। दूसरी जब सारणी पे आओगे, सीरीज पे आओगे, तो एक ऊपर से छोड़ देना है और एक नीचे से छोड़ देना है। तो ऊपर से जब एक छोड़ दोगे तो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 से 3 4 5 6 7 और 8 को नीचे छोड़ दोगे। एस के बाद नंबर पी का आता है तो इन सब पे लिख दीजिए पी। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। फिर क्या लेना भाई कि एक ऊपर से छोड़ दो और एक नीचे से छोड़ दो। जब 2p ऊपर से छोड़ दोगे तो शुरू करोगे 3p से, 3p से शुरू करोगे 3 4 5 6। देखिए नीचे भी 7 को छोड़ देना है क्योंकि एक ऊपर छोड़ना है और एक नीचे छोड़ना है। तो एस पी के बाद डी का नंबर आता है तो इन तीनों को लिख दीजिए, चारों पे डी। फिर से जो है एक ऊपर से छोड़िए और एक नीचे से छोड़िए। तो ऊपर 3p को छोड़ दोगे तो यहाँ लिखोगे फिर आप 4, यहाँ पे लिखोगे 5 और नीचे 6 को छोड़ दोगे क्योंकि एक ऊपर छोड़ना है एक नीचे छोड़ना है। एस पी डी के बाद आता है एफ, तो यहाँ पे लिख दीजिए एफ। किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। अब इन्हें काट दीजिए। देखिए तीर को हमेशा पूंछ से मिलाना है, तीर को कभी तीर से नहीं मिलाना है। दूसरी बात यह है कि अगर पहले वाले तीर को एक व्यक्ति काटने को मिला है तो दूसरे वाले तीर को भी एक ही व्यक्ति काटेगा ऐसे। अगर पहले वाले को एक मिला है तो दूसरे को भी केवल एक
ये जोड़ा है। अब देखिए दूसरे वाले इस अगले तीर को कितना मिला है, 2 व्यक्ति काटने को मिले हैं, तो इसके अगले वाले को भी सिर्फ 2 व्यक्ति ही काटने को मिलेंगे। अगर ऐसा होता है कि आपने पहले इस तीर से 2 लोगों को काट दिया और इस तीर से 3 को काट दिया, तो जान लीजिए आप निश्चित कर रहे हैं गलती। तो ये याद रखोगे, 2-2 के जोड़े के हिसाब से चलोगे। तीसरे में देखिए यहाँ पे इसे काटने को मिलेंगे 3 लोग, तो इसके जस्ट बाद वाले को भी कितने काटेंगे, 3। अगर इससे 3 काटे और इससे 4 काट दिए तो हो जाएगा गलत। अगले वाले को यहाँ मिले अगर 4 काटने को, तो इसे भी मिलेंगे कितने काटने को, 4। इलेक्ट्रॉन 1s के बाद जाएगा 2s में, 2s के बाद जाएगा 2p में, 2p के बाद जाएगा 3p में, 4s के बाद जाएगा 3d में, 5s के बाद जाएगा 4d में, 6s के बाद जाएगा 4p में, 7s के बाद जाएगा 5f में। तो चलिए इसकी सहायता से अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं। एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, s में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, p में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन, d में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन, f में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? 1 मिनट के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे वो क्या होगा, 1s। और कितने इलेक्ट्रॉन, s में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, अपने पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, 1s। लिथियम क्या है, यहाँ पे इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा और s में कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, अधिक से अधिक 2। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बना दिए, अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। अब 1s के बाद जाओगे इसमें 2s में, जब 2s में आओगे तो s में कितने इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं, 2, लेकिन अपने पास केवल कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 1। तो जहाँ पे 2 की जगह है वहां पे 1 आसानी से बना देंगे। इसी प्रकार सोडियम को लिख रहे होंगे, तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन रख जाएंगे, 2। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन आएगा 2s में, और 2s में फिर से बढ़ जाएंगे 2, क्योंकि s में 2 से अधिक नहीं बढ़ सकते हो। s के बाद आओगे इस पे 2p, तो यहाँ पे लिखो 2p। p में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, अधिक से अधिक 6, तो p में भर दोगे अधिक से अधिक 6। आगे देखिए, जब p में 6 भर दिए तो आपके पास इलेक्ट्रॉन है कितने, तब आपका जवाब होगा सर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है 11। 11 में से 2, 2, 4 और 6 कितने हो गए, 10 भर दिए। अब 2p के बाद इलेक्ट्रॉन आएगा 3s में, जब s में आएगा तो s में कितने बन सकते हैं, 2, अपने पास बचा है 1, तो यहाँ पे ये भर दिया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पे हमने यहाँ पे भर दिया। आगे की कार्रवाई करते शुरू। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमने किस तरीके से लिख दिया। चलिए देखिए, अब समझिए, अब दिमाग को एकदम खोल लीजिए और देखिए कि यहाँ पे होता क्या है। 1s है, यानी हाइड्रोजन के पास केवल एक ही कोष है ये, और इस कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई बात? वर्ग, ये एक वर्ग है और वर्ग में ऊपर से नीचे की साइड आ रही है। लिथियम के पास देखिए, एक तो ये और दूसरा ये, ऐसे देख लीजिए, पहला कोष और फिर ये दूसरा। तो इसका जो आप परमाणु लिखोगे कैसे, इस तरीके से 1, और पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 1 और 2। क्लियर हो गई? अब दूसरी कक्षा में आओगे इस तरीके से, ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो यहाँ पे भर दिया 1। क्लियर हो गई? सोडियम के लिए देखिए, 1, 2 और ये 3, देखिए पहली कक्षा, 2 यहाँ भी लिखा है, 2 यहाँ भी लिखा है, तो ये हो गया दूसरी कक्षा, और ये 3 लिखा है तो ये हो गई तीसरी कक्षा। सोडियम के पास कितनी कक्षा है, 3, तो इसके लिए लिखोगे आप पहली कक्षा, और पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 1, 2। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, देखिए ये भी दूसरी, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 और 2 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आइए अब तीसरी कक्षा पे, तो तीसरी कक्षा में आप देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3s1, यानी कितना इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? अब यहाँ से निष्कर्ष निकला कि किसी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे को आते हैं, देखिए आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी का आकार आपका कुछ इस तरीके से है।
ये आकार है आपकी आवर्त सारणी का। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त होते हैं और 1 2 यहाँ पे 3 से लेके 12 तक और यहाँ पे 13 से लेकर 18 तक ये आपके वर्ग होते हैं। तो आवर्त सारणी में आप जानते हो कि 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। आवर्त 7 इसलिए होते हैं क्योंकि अब तक कोई भी तत्व ऐसा नहीं खोजा गया है, ऐसा कोई परमाणु नहीं मिला है जिस परमाणु में 7 से अधिक ये वाली कक्षाएं हो। जब 7 से अधिक कक्षाएं नहीं है तो फिर यहाँ पे आवर्त सारणी में वर्ग जो आवर्त जो है वो 7 से अधिक नहीं बनाए गए। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए आप हाइड्रोजन वैलेंस बम जैसे इस वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वैसे ही परमाणु का आकार बढ़ता चला जा रहा है। क्लियर बात है। अब हमें देखना है, अब हम क्या करते हैं, आवर्त को लेते हैं और आवर्त में बाएं से दाईं ओर बढ़ते हैं, फिर देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है। तो यहाँ पे जो निष्कर्ष निकला उसे 1 मिनट के लिए नोटेट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ निष्कर्ष ये निकला कि जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे परमाणु का आकार बढ़ता चला जा रहा है। तो हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं कि अगर परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो जैफ में कमी आएगी, क्योंकि जैफ जो है वो 1/, कैसा होता है, परमाणु आकार। जैफ परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो जैफ यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसा हो रहा होगा, कम, तभी परमाणु का आकार बढ़ेगा। तो स्वाभाविक बात है, देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव। तो देखिए यहाँ पे कोश कम है, इनकी दूरी देखिए कम है, तो यहाँ प्रभाव ज्यादा होगा। दूरी बढ़ रही है, देखो बाह्यतम कोश की प्रभाव कम होगा, दूरी और बढ़ रही है, बाह्यतम कोश की प्रभाव कम होता जाएगा। प्रभाव कम इसलिए होता जा रहा है क्योंकि दूरी बढ़ रही है, यानी परमाणु का आकार बढ़ रहा है। तो निष्कर्ष निकाल दिया सीधा सा कि किसी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी आती है। क्लियर हो गई। आइए आप देखते हैं वर्ग को, आवर्त। आवर्त को देखिए, आवर्त में हम ले लेते हैं बी कार्बन और इसे नाइट्रोजन। क्लियर है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। इसके पास 5 है, 6 और ये हो गया आपका 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो क्या लिख रहे आप, 1s2, अभी मैंने लिखना सिखाया था, 1s2 2s2 2p1। इसका लिखोगे 1s2 2s2 2p2। इसका लिखोगे 1s2 2s2 2p3। यहाँ तक क्लियर है, 2p3। चलिए देखा नहीं रहा है लेकिन मैं बोल रहा हूँ 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे देखो विशेष बात क्या है, पहली कक्षा और दूसरी, पहली और दूसरी, पहली और दूसरी। अब ध्यान से समझना है इस बात को, बहुत ध्यान से। पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। उसके बाद दूसरा कोश, इसमें 2 और 3, 1 2 और 3। यहां तक की बात क्लियर है। इसमें आइए, पहले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। दूसरे में इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 4, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। तीसरे में देखिए यहाँ पे 2 और इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए, जब आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हो, किसी भी आवर्त में बाएं से दाईं ओर बढ़ते हो, तब आप ये पाते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी कोश में बढ़ रहा है, उसी कोश में बढ़ रहा है, उसी कोश में बढ़ रहा है। यहाँ पे परमाणु का जो आकार है वो बढ़ नहीं रहा है। जब परमाणु का आकार नहीं बढ़ेगा तो
क्या होगा देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए जाए और 2 प्रोटॉन रख दिए जाए, 2 रेड, यहाँ पे 3 रेड 3 धन, यहाँ पे 6 रेड 6 धन, तो आप बताइए इन सब में सबसे अधिक आकर्षण बल किनके बीच होगा? तो आपका जवाब होगा सर इनके बीच आकर्षण बल अधिक होगा। क्लियर बात है? तो बस वही समझना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन भी कम है, इनके बीच आकर्षण बल जितना है उससे अधिक इसके बीच आकर्षण बल होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई है। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने बात है उसमें 2 और 1 3, यहाँ पे कितने 2 2 4, यहाँ पे कितने 5, ऐसे संख्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पे उसी कोष में बढ़ रही है, कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही है। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे वैसा वैसा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर बढ़ेगा तो फिर परमाणु आकार कैसा होगा? कम होगा, क्योंकि अब पढ़ चुके हैं कि परमाणु आकार और प्रभावी नाभिकीय आवेश एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जब इधर से इधर आप बढ़ोगे तो क्या पाओगे? जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वह आपका बढ़ेगा, तो अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो फिर परमाणु आकार जो है वो कैसा होगा? कम होगा, क्योंकि हम आपको ये बात लेक्चर नंबर 2 में बता चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर है? तो निष्कर्ष ये निकला, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हो तो प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है और परमाणु का आकार बढ़ता है। जब किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाते हो तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और परमाणु का आकार घटता है। ये निष्कर्ष हमने यहाँ पे निकाला। तो याद रखोगे, वर्ग तथा आवर्त में परमाणु आकार में परिवर्तन कैसे होता है परिवर्तन, ये आप समझ गए। अब एक क्वेश्चन फिर से हो सकता है यहाँ पे कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर बढ़ रहे हैं, फिर इसमें जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक है और इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश कम है, ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ भी बढ़ रहे हैं। तो देखिए डिफरेंस इन दोनों में ये है। फिर वही वाली कहानी है कि एक कॉलेज है, मान लीजिए, चलिए यहाँ पे जगह ले लीजिए, आराम से समझ लीजिए बेहतर तरीके से। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखिए, और एक बना देते हैं, ठीक, ये आपकी क्लासरूम हो गए, ये क्लासरूम। क्लियर? अब क्या होगा समझिए, एक शिक्षक आता है एक विद्यार्थी को लेकर, इसका सीधा अर्थ ये है कि एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके साथ एक प्रोटॉन भी आएगा। तो एक शिक्षक आया, शिक्षक को यहाँ बिठा दिया, ठीक, और विद्यार्थी को बिठा दिया यहाँ। क्लियर? दूसरा शिक्षक आया, शिक्षक को बिठा दिया यहाँ पे और उसके साथ जो विद्यार्थी आया उसे बिठा दिया यहाँ पे। तीसरा शिक्षक आया, उसे फिर बिठा दिया यहाँ पे और विद्यार्थी जो इसके साथ आया था उसे बिठा दिया यहाँ पे। ये बताओ क्या इन शिक्षकों की इन विद्यार्थियों पे कोई कमांड रहेगी? तो आपका जवाब होगा सर इनकी कमांड इन विद्यार्थियों पे बहुत ही कम होगी, क्योंकि बच्चे और विद्यार्थी भले बराबर संख्या में हैं, विद्यार्थी और शिक्षक भले बराबर संख्या में है, विद्यार्थी और शिक्षक भले बराबर संख्या में है, लेकिन शिक्षक एक रूम में बैठे हुए हैं और उसी रूम में शिक्षक पढ़ते जा रहे हैं, जबकि बच्चे अलग अलग रूमों में पढ़ते जा रहे हैं। इसलिए इनका प्रभाव इन बच्चों पे कैसा रहेगा? कम। यही हो रहा है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन प्रोटॉन केवल बढ़ रहे हैं नाभिक में और इलेक्ट्रॉनों के लिए नए नए कोषों में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। मतलब इन नाभिक की इन इलेक्ट्रॉनों पे पकड़ कैसी हो जाएगी? कम। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये कक्षाएं बदल बदल के बैठ रहे हैं और ये लोग एक ही कमरे में बैठते जा रहे हैं। तो यहाँ वाली बात समझ में आ गई। इसके जस्ट उल्टा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक शिक्षक आया, वो अपने साथ जो बच्चा लेकर आया उस बच्चे को भी उसने कहाँ बिठाया? यहाँ। क्लियर? दूसरा शिक्षक आया, उसने भी अपने बच्चों को यही बिठाया। तीसरा शिक्षक आया, उसने भी अपने बच्चों को यही बिठाया। देखो ध्यान से, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 2 और 3, इसने तीनों इलेक्ट्रॉन देखिए यही
उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन, जो इसके ऊपर अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी तो उसने बढ़ाया तो उसको बढ़ाया, नई कक्षा में तो बच्चा गया नहीं, बच्चा कहाँ पे इसी में रख लिया। मतलब शिक्षक और बच्चे दोनों एक ही रूम में बैठते जा रहे हैं, तो इन शिक्षकों की इन बच्चों पे कमांड रहेगी बहुत ज्यादा, और जब बच्चों की शिक्षकों पे कमांड ज्यादा रहेगी तो फिर क्या रहेगा, इसका इस पे प्रभाव रहेगा बहुत ज्यादा। बस यही खेल है कि यहाँ पे नए नए रूमों में बच्चे बैठ रहे थे तो प्रभाव कम हो रहा था, यहाँ पे बच्चे तो बढ़ रहे हैं लेकिन उन्हीं रूमों में बैठ रहे हैं, इसलिए शिक्षकों का बच्चों का प्रभाव यानी नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव कैसा रहेगा, अधिक। और नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव अधिक रहेगा तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेगा, और जैसा जैसा प्रभाव बढ़ता जाएगा वैसा इलेक्ट्रॉन को खींचता जाएगा। मतलब इधर से इधर बढ़ने पर प्रभाव बढ़ेगा, और प्रभाव बढ़ेगा तो खींचेगा, खींचेगा तो इसके जो परमाणु का आकार है वो कैसा होगा, कम होगा। इसलिए हमने लिख रखा है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा और परमाणु का आकार घटता जाएगा। क्लियर है?